नमस्ते बच्चों। तो आज हम कक्षा 5 विषय हमारा हिंदी और उसमें 10 नंबर की कविता है। उसका टाइटल है सीखो। तो यहाँ बच्चों आपको कविता का टाइटल से कुछ ऐसा लगता होगा कि कुछ सीखने की बात यहाँ की गई है। तो पहले तो हम देखते हैं कि श्रीनाथ सिंह इस इकाई के रचनाकार हैं और श्रीनाथ सिंह हमें इस कविता में क्या सिखाना चाहते वो हमें कविता के अंदर देखना है। पर पहले हम बच्चे देखते हैं कि प्रस्तुत कविता प्रसिद्ध श्रीनाथ जी रचनाकार है प्रस्तुत कविता के। और जीवन में हमारे जीवन में प्रकृति का बड़ा ही महत्व है। प्रकृति के भिन्न भिन्न अंग हमें कुछ न कुछ सीख देते हैं। यहाँ श्रीनाथ जी भी हमें ये बताना चाहते हैं, ये सिखाना चाहते हैं कि प्रकृति के विभिन्न अंगों से आपको कोई न कोई प्रेरणा, कोई न कोई सीख लेनी है। हर प्रकृति का हर एक अंग हमें कोई न कोई सीख देता है। ये कवि हमें बताना चाहते हैं और ये हमें कविता के अंदर सीखना है। तो पहले प्रकृति के कौन कौन से अंग हमें कुछ न कुछ सिखाने की बात कर रहे हैं। तो आपको बुक में देखना है, बुक साथ में खुली रखनी है। 10 नंबर की कविता है, पेज नंबर है 70। तो जीवन में प्रकृति का बड़ा ही महत्व इस कविता में बताया है। और प्रकृति के अंग फूल, भौरे, सूरज, पेड़, पृथ्वी तो इत्यादि वस्तु से हमें क्या न क्या सीख मिलती है। क्या हमें इस प्रकृति के अंग से सीखना है, ये हमें कविता के अंदर समझना है। और ये कविता से मिलने वाली सीख हमारे जीवन के लिए बहुत उपयोगी। तो ये हमें कवि बताना चाहते हैं। तो उससे पहले मैं आपको इस कविता का गान सिखा दी हूँ। आपको ये कविता गान के साथ तैयार भी करनी है। परीक्षा में काव्य पूर्ण करो ऐसे कविता पूर्ति में आपको ये कविता पूछाती भी है। तो आप ध्यान दो, बुक के अंदर मैं इस कविता का गान सुनाती हूँ। जितनी कविता आज हम समझने वाले उतने तक मैं आपको गान समझाती। देखो आप कविता के अंदर। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना, दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। ओके, तो यहाँ तक की कविता हमें आज समझनी है। उसके बाद की कविता हम दूसरे वीडियो में आपको गान के साथ में समझाऊंगी। तो इस कविता का गान आपको तैयार करना है, गान के साथ आपको इस कविता भी तैयार करनी है। इस कविता की पंक्ति हम समझते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो बच्चों, अब हम कवि ने हमें यहाँ प्रकृति के भिन्न भिन्न तत्वों से कुछ न कुछ सीख देने की प्रेरणा दी है। तो कैसे, कौन से तत्वों से क्या प्रेरणा हमें लेनी है वो हम कविता के अंदर देखते हैं, बुक के अंदर। और आपको भी 70 नंबर के पेज पर ध्यान दो, हम एक एक पंक्ति समझते हैं। तो पहली हमारी पंक्ति क्या है कि फूलों से नित हंसना सीखो। तो पहले तो हम इस लाइन में जो शब्दार्थ आते हैं वो समझ लेते हैं। पहले फूलों, देखो आप, मैंने दो अर्थ लिखे क्योंकि आपको आपकी स्वापुरी के अंदर भी 2 अर्थ है और परीक्षा में भी कभी बार जो 2 अर्थ आते हैं तो आपको आना चाहिए। इसीलिए मैंने जो फूल मतलब कि पुष्प या सुमन 2 अर्थ होते हैं। उसके बाद ये नित, तो नित मतलब हमेशा, सदा, ये 2 अर्थ होते हैं। तो इसमें हमें फूलों से नित हंसना सीखो। फूल मतलब पुष्प या सुमन हमने समझ लिया, और नित मतलब कि हमेशा, सदा। उसके बाद हम प्रतिदिन वो भी बोल सकते हैं। तो इस पंक्ति से हमें क्या सीख मिलती है वो समझना है। तो अब तो बच्चों फूल तो देखे होंगे ना, तो फूल कैसे मुस्कुराते रहते हैं। तो कवि भी हमें प्रकृति के ये एक अंग फूल से हमें ये सीख देना चाहते हैं कि आपको भी हर हमेशा अपने जीवन में हंसते रहना है।
कोई भी सुख या दुख की परिस्थिति हो, जो आप उस परिस्थिति का हंस हंस के सामना करोगे तो आपको जीवन में वो परिस्थिति का सामना करने में कोई मुश्किल पड़ेगी नहीं। इसलिए हमने कवि ने ये बात बताई है कि फूलों से नित हंसना सीखो। तो ये उदाहरण से कवि हमें ये सिखाना चाहते हैं कि कोई भी अपने जीवन में मुश्किल आए, सुख दुख आए तो आपको हंसते उसका सामना करना है। दूसरी पंक्ति हम समझते हैं, भौरों से नित गाना। यहाँ भौरों मतलब क्या अर्थ होता है, आप देखो भौरों से नित गाना मतलब कि भ्रमर, भौरों का अर्थ होता है भ्रमर या मधुकर। भ्रमर हम गुजराती जिसको भमरो बोलते हैं ना, हम हर अपने गुनगुनाता रहता है, तो उसकी बात की कि भौरों से नित गाना। नित गाना, नित मतलब हमने देख लिया हमेशा या सदा, गाना मतलब गुनगुनाना। जैसे भौरा हमेशा गुनगुनाते रहता है, वैसे हमें भी हमारे जीवन में हमेशा गुनगुनाते रहना है। पर कैसे गुनगुनाना है कि हम कभी भी चुप न होकर हमारे जीवन में जो सच्ची या अच्छी बातें हैं वो एक दूसरे को बताकर हमें हमेशा गुनगुनाता रहना है। तो ये हमें कवि इस पंक्ति में समझाना चाहते हैं। तीसरी लाइन है, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। तो तरु का अर्थ हम जो यहाँ देखो पेड़ या वृक्ष, तरु का अर्थ होता है पेड़ या वृक्ष। उसके बाद डालिया, उसको हम डाली बोलते हैं जो गुजराती में उसको बोला है। और शीश झुकाना, मुहावरे का अर्थ है शीश झुकाना। तो यहाँ विनम्र होना, आपके परीक्षा में भी मुहावरे का अर्थ आता है और स्वापोति में भी आपको लिखना है। स्वापोति में आपके और परीक्षा में मुहावरे का अर्थ साथ में वाक्य प्रयोग भी करना है। शीश झुकाना यानी विनम्र होना। तो हमें यहाँ क्या समझाया है कि तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। तरु मतलब कि वृक्ष की डालियों से नित हमेशा शीश झुकाना सीखना है। तो कैसे? तो जैसे तरु मतलब कि वृक्ष पर, पेड़ पर फल आने से उसकी डालियां जैसे झुक जाती है, जो वृक्ष होता है उसका फल लगते हैं तो उसकी जो डालियां जैसे झुक जाती है, वैसे हमें भी हमारे जीवन में शीश झुकाकर विनम्र होकर भाईचारा बढ़ाना है। जो हम एक दूसरे के साथ शीश झुकाकर चलेंगे तो कोई हमारा शीश झुकाने से छोटे नहीं हो जाएंगे हम, बल्कि हमारा वहाँ से उससे भी सम्मान ज़्यादा बढ़ेगा। जो उसमें हमें कोई शर्म जैसी बात नहीं कि हमको उसके आगे शीश झुकाना पड़ेगा, पर शीश झुकाने से बल्कि उसके आगे हमारा गर्व बढ़ेगा, हमारा सम्मान बढ़ेगा। ऐसे भाव से हमें एक दूसरे के आगे शीश झुकाकर चलेंगे, विनम्र होकर चलेंगे तो संसार में, जीवन में भाईचारा बढ़ेगा। कभी भी हम नफरत नहीं देख सकते, पर उसके लिए हमें शीश झुकाना, विनम्र होकर चलना पड़ेगा। तो आप इस कविता की पंक्ति को समझे। फूलों से नित हंसना सीखो, भौरों से नित गाना, तरु की झुकी डालियों से नित सीखो शीश झुकाना। अब हम देखते हैं दूसरी पंक्ति। चलो बच्चों, हम अब दूसरी पंक्ति देखते हैं। दूसरी पंक्ति में हमें कवि क्या समझाना चाहते हैं कि सीख हवा के झोंकों से लो कोमल भाव बहाना। कवि हमें यहाँ क्या कहना चाहते हैं? कवि हमें यह समझाना चाहते हैं, ये सीख देना चाहते हैं कि सीख हवा के झोंकों से, जैसे हवा का झोंका हमारे शरीर को स्पर्श करता है तो हमें कैसा आनंद मिलता है ना, वैसे हमें भी हवा के झोंकों की तरह कोमल भाव बहाना है। यहाँ देखो मुहावरे का अर्थ है कोमल भाव बहाना। तो कोमल भाव जगाना, सुंदर विचार प्रकट करना। ओके, तो हवा मतलब उसका अर्थ है वायु या पवन, वो भी आपको समानार्थी है, शब्दार्थ में है। तो वायु, हवा मतलब वायु या पवन, हवा का झोंका। और कोमल भाव बहाना कि हमारा सुंदर विचार प्रकट करना। वो मुहावरे भी आपको स्वापोति में आते हैं, परीक्षा में भी पूछा गया तो आपको याद रखना है। ये सारे शब्दार्थ और मुहावरे तो आपको तैयार करने हैं। तो हम देखते हैं कविता की पंक्ति कि सीख हवा के झोंकों से। तो जैसे हवा का झोंका, जो पवन आता है, जो वायु होता है, उसका हवा का झोंका जो हमारे शरीर को स्पर्श करता है तो हमें कैसा आनंद मिलता है, वैसे हमें भी हमारे संसार में कोमल भाव बहाना है, सुंदर विचार हमारे प्रकट करने हैं, एक दूसरे के साथ भाईचारा बढ़ाना है। तो ये कवि हमें ये सीख देते हैं कि हमारे सुंदर विचार
हमेशा एक दूसरे के साथ रहकर भाईचारा बढ़ाकर, जैसे हवा का झोंका हमें आनंद देता है, वैसे सुंदर विचार एक दूसरे के साथ बांटने से हमें आनंद मिलता है। तो ये सीख हमें कवि इस पंक्ति से देते हैं। उसके बाद है दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। तो यहाँ आपको समानार्थी शब्द भी आता है। एक समानार्थी शब्द हमने देखा कोमल भाव बहाना, कोमल भाव जगाना, तो हमने वहां भी देखा, पर कोमल मतलब कि नाजुक या मुलायम, वो समानार्थी अर्थ आपको पूछा तो ये आपको लिखना है। उसके बाद हमने देखा कि दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। तो पानी, उसका समानार्थी अर्थ आता है जल या नीर। हिंदी में पानी को जल या नीर भी बोलते हैं। तो यहाँ क्या बोला है, जल या नीर के अर्थ से हम सीखेंगे कि दूध तथा पानी से सीखो मिलना और मिलाना। जैसे दूध और पानी, जल या नीर, दूध या पानी एक दूसरे में कैसे हिल मिल जाते हैं, वैसे हमें भी हमारे जीवन में एक दूसरे के साथ हिल मिलकर रहना है। ये बात कभी हमें, जो हम एक दूसरे के साथ हिल मिलकर रहेंगे तो समाज में, संसार में हमारे साथ कोई भी नफरत भरा व्यवहार करेगा नहीं। तो इसलिए कवि ने बोला है जैसे दूध और पानी मिलना और मिलाना, एक दूसरे में मिल जाते हैं, एक दूसरे को अपने में मिला देते हैं, वैसे हमें भी एक दूसरे के साथ हिल मिलकर रहना चाहिए। ये सीख हमें कवि इस पंक्ति से देते हैं। अब तीसरी पंक्ति हम देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो चलो बच्चों हम देखते हैं हमारी तीसरी पंक्ति। तीसरी पंक्ति में हमें कवि क्या सीख देने की बात करते हैं। यहाँ कवि हमें सूरज और लता और पेड़ों से कुछ समझाना, कुछ सीख देने की बात कर रहे हैं। तो पहले हम देख सकते हैं सूरज, सूरज की किरणों से सीखो जगना और जगाना। तो सूरज का समानार्थी अर्थ देखते हैं रवि या बान। सूरज का समानार्थी अर्थ होता है रवि या बान। सूरज की किरणों, आपको पता है कि सूरज की किरणें होती हैं, तो सूरज की किरणें से सीखो जगना और जगाना। तो जैसे सूरज की किरणें सबसे पहले झांककर दुनिया के सारे तत्वों को, प्रकृति के सारे तत्वों को जैसे जगाती है, वैसे हमें भी सबसे पहले उठकर सबको जगाना चाहिए। हमें भी हमारे अपने काम सबसे पहले उठकर करने चाहिए। तो इसीलिए कवि बोल रहे हैं कि सूरज की किरणों से आपको ये सीख लेनी है कि जैसे सूरज अपना काम सुबह जल्दी उठकर जल्दी से कर देता है, वैसे हमें भी आलसी न होकर हमारे जीवन में हमारा काम जल्दी से उठकर अपना काम अच्छे से करना चाहिए। तो ये सीख हमें कवि इस पंक्ति में देते हैं। उसके बाद की पंक्ति में देखो आप, लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। तो यहाँ देखो लता मतलब हम गुजराती में जिसको बेल बोलते हैं, और पेड़ का मतलब हमने देख लिया पेड़ वृक्ष जो तरु में। तो लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। गले लगाना मुहावरा अर्थ है जिसका अर्थ होता है प्रेम करना अथवा यानी अपनाना। कोई भी बात हमें अपनानी चाहिए अथवा किसी को प्रेम से वो बात समझानी चाहिए, प्रेम से वो बात को स्वीकारनी चाहिए। तो यहाँ लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। तो यहाँ कवि क्या कहना चाहते हैं कि जैसे लता पेड़ों के गले लगाकर अपना विकास, लता पेड़ों को गले लगाकर हम देखते हैं ना कि वेल जैसे पेड़ को गोल 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 लिपट कर ऊंचे चढ़ती है, वैसे यहाँ समझाया मैंने कि लता जैसे पेड़ों को गले लगाकर अपना विकास ऊंचे ऊंचे चढ़कर अपना विकास करती है और पेड़ को सुरक्षा, ऐसे पेड़ को भी सुरक्षा देती है। तो वैसे हमें भी लता और पेड़ों से ये सीख लेनी है कि सबको गले लगाना, सबको प्रेम से, सबके साथ प्रेम से रहना, सबके साथ प्रेम से रहेंगे, सबकी बात को अपनाएंगे, सबकी बात को समझेंगे तो हमारा भी फायदा होगा और उसका भी फायदा होगा। एक दूसरे के साथ हम साथ में रहेंगे, एक दूसरे की बात समझेंगे। तो इसीलिए हमें कवि ये समझाना चाहते हैं कि लता और पेड़ों से सीखो सबको गले लगाना। तो बच्चों आपको ये कविता मैंने 3 पंक्ति तक समझाई है और बाद की 3 पंक्ति हम अगले वीडियो में देखेंगे। ओके।